हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है क्योंकि इसके कंसेप्ट स्टार्टिंग में तो थोड़े इजी हैं और बाद में थोड़े से टफ हैं। इसीलिए बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में तो पढ़ते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी बेसिक टॉपिक्स जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे और भी कई टॉपिक्स की स्टडी करें। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चीज है, एनिमल है, प्लांट है या कुछ भी है, वो दो स्टेट में ही हो सकता है। वह कि कोई भी बॉडी दो स्टेट्स में हो सकती है जो कि है रेस्ट और मोशन, जिन्हें अब हम समझते हैं। तो पहले है रेस्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट की उस पोजीशन को रेस्ट की स्टेट कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि यह है कोई ऑब्जेक्ट और इसकी पोजीशन है ये। तो अगर कुछ टाइम बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यही रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। इसके बाद हमें देखना है दूसरी स्टेट को जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो है मोशन। तो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की उस कंडीशन को कहा जाता है जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है टाइम के साथ। जैसे कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन ये है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मोशन, तो इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आगे हमें देखना है मोशन के टाइप्स को। तो जो मोशन होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, जो कि है लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन जो है वो एक सिंगल लाइन में होता है, वहीं पर जो सर्कुलेटरी मोशन है वो सर्कुलर पाथ पर होता है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होती है किसी सर्कुलर पाथ में। और तीसरा मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन को आगे या पीछे वाइब्रेट करता है टाइम के साथ, जैसे कि पेंडुलम। तो इस चैप्टर में यहाँ हमें मोशन के सिर्फ पहले टाइप, जो कि ये लीनियर मोशन, उसके बारे में समझना है। बाकी 2 मोशन के जो टाइप हैं उनके बारे में हमें यहाँ इस क्लास में नहीं समझना। तो इसके बाद हमें समझना एक कंसेप्ट को, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे कि मेजर किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ, टाइम एटसेट्रा। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, जो कि है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और मैग्नीट्यूड जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे आप मान लो आपके पास सामान है 15 kg, तो ये जो 15 kg है वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे कोई हाइट है 179 सेंटीमीटर, तो ये जो 179 सेंटीमीटर है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। इसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इन क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट को लिखना है तो हमें उस यूनिट की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्प्लेसमेंट है 46 मीटर ईस्ट, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 46 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये तो थी फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप। इसके बाद हमें देखना है कि मोशन के अंदर हमें किन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करना है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसी 5 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझना है। इसके बाद हमें समझना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ्स के थ्रू। और लास्ट में हम समझेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल फॉलोड लेंथ होती है उसे डिस्टेंस कहते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है मीटर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके साथ ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि आप देखिए कि ये है एक स्केल। तो आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलता है पॉइंट O से, और पहले वो जाता है 80 मीटर यहाँ तक, और फिर वो वहाँ से वापस आता है 50 मीटर।
तो अब आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट टोटल कितनी डिस्टेंस चला। तो आपको ये बात याद रखना है कि ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस होगी ये 80 मीटर, और 80 से 50 मीटर तक वापस आने में ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की 30 मीटर डिस्टेंस। तो ऐसे ही हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 110 मीटर। वैसे तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, लेकिन इसे सेंटीमीटर, किलोमीटर और भी कई यूनिट्स में मेजर किया जाता है। इसके बाद हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट को। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और बी। तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते होंगे, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है, और इसे भी सेंटीमीटर और किलोमीटर में मेजर किया जाता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और इसका मेन पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो मान लो कि 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी, और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट बी पर। तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पर जाना है, और पॉइंट ए, बी और सी में डिफरेंस है 10-10 मीटर का। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाएगा तब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 10 मीटर्स, क्योंकि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। तो आप देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। और आप मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गया है उसे वापस अगर पॉइंट बी पर आना है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही हो जाएगी। और अगर यही ऑब्जेक्ट पहले बी से सी जाए और फिर सी से वापस ए पॉइंट पे आए, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से काफी उल्टी डायरेक्शन में आ गया है। इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस को। तो इनका पहला डिफरेंस है कि डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी के साथ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और वहीं पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट इनके डिफरेंसेस के, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब हम समझते हैं दो और फिजिकल क्वांटिटीज को, जो कि हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले हम समझते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब कि पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही स्पीड का फॉर्मूला भी होता है, और इसी फॉर्मूले से हम स्पीड की यूनिट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ से स्पीड की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। और इसके साथ ये जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, या फिर जीरो हो सकती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद हमें समझना है मोशन से रिलेटेड तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि है वेलोसिटी। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और सिंपली वी कैन से दैट इट इज द स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड करता है उसे वेलोसिटी कहते हैं, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि ये स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और ये जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। और इसका तीसरा पॉइंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है,
निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और वेलोसिटी पॉजिटिव तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, निगेटिव तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, और जीरो तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। आप अगर चाहें तो स्पीड और वेलोसिटी को साथ में रखकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड डिफरेंसेस भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिन्हें कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे हमें समझना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को। तो पहले है एवरेज स्पीड। तो अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पीड दी गई हैं और हमें पूरी डिस्टेंस के लिए कोई एक स्पीड निकालनी है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड ही निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हम तब निकालते हैं जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेलोसिटीज दी हुई हो। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 7.1। तो इस न्यूमेरिकल में एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड में और दूसरे 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड में। हमें इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को निकालना है। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल्स टू 32 मीटर, और टोटल टाइम हमारे पास है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.3, जिसमें ऊषा एक 90 मीटर के पूल में तैर रही है। तो ऊषा 1 मिनट में 180 मीटर कवर करती है, जिसमें वो एक एंड से दूसरे एंड में जाती है और फिर वापस उसी एंड में आ जाती है। तो इस केस में हमें ऊषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों को फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें इसमें टोटल टाइम दिया है 1 मिनट, जिसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 सेकेंड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दी हुई है 180 मीटर। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ वो 0 होगी, क्योंकि इस केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, क्योंकि ऊषा जिस पॉइंट से चली थी वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, इसीलिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर 0 होगी। तो पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दी हुई है 180 मीटर और टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। और बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ मोशन को। तो मोशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, जो कि है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझिए कि कोई बस है, वो अगर 600 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट में, और अगर ये बस अगले 1 मिनट में भी 600 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, और ऐसे ही हर एक 1 मिनट में ये बस 600 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बस है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। और अगर हम चाहें तो यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसमें यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। तो क्योंकि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद हमें देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 10 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और फिर वही ऑब्जेक्ट अगले 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जिगजैग हो सकता है इस तरह से, या वो कर्व हो सकता है इस तरह से। इसके बाद हमें देखना है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स को। तो पहले है डिस्टेंस का सिंबल, जो कि है स्मॉल एस, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा एस।
जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो फाइनल वेलोसिटी होती है जिसे कि मेन वेलोसिटी कंसीडर किया जाता है उसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ जो स्पीड होती है उसे भी v से ही रिप्रेजेंट किया जाता है और जो टाइम होता है उसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो स्पीड वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं इन्हें भी हम सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू s अपॉन t। इसी तरह से हम अलग अलग फॉर्मूलेस को भी उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है अगली फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि है एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है, और जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है और कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होती है। तो हम एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसे हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और साथ में जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो इसके बाद हमें देखना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 9 सेकेंड। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन तब हमें देखने को मिलता है जब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हायर होती है फाइनल वेलोसिटी से। जैसे कि मान लो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 6 सेकेंड। तो इस केस में हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो हम इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो पहले केस में हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 90 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी दी है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम है हमारे पास 9 सेकेंड। तो जब हम इन वैल्यूज को a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद हमें निकालना है दूसरा एक्सेलरेशन, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 90 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 6 सेकेंड। तो जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा -12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि रिटार्डेशन होगा। तो हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाती है तब एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसके बाद हमें देखना है एक्सेलरेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं यह है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.4। तो इसमें राहुल जो है वो पहले 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है और अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें दोनों केस में वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो पहले केस में टाइम दिया है 30 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड और क्वेश्चन में लिखा है कि राहुल ने 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि उससे पहले साइकिल रेस्ट पे थी। तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इक्वल्स टू v माइनस u वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो v हमारे पास 6 है और u हमारे पास 0 है और टाइम है 30 सेकंड। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले केस में एक्सेलरेशन होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो इसमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है।
तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड। तो जब हम इन वैल्यूज को भी एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पहले केस में जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है और दूसरे केस में जो एक्सेलरेशन है वो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घट रहा है, यानी कि दूसरे केस में रिटार्डेशन हो रहा है। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब कि अब हमें ये जो मोशन है इसे ग्राफ्स पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर हमें मेनली दो ग्राफ्स के बारे में समझना है, जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर भी हमें दो ग्राफ्स को समझना है, पहला जिसमें वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म हो और दूसरा जिसमें स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो। तो पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ को। तो आप नज़र डालिए इस ग्राफ पर, इसमें एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम को और वाई एक्सिस पर हमने लिया है डिस्टेंस को। तो अगर हमें किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम दिया है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दी है तो ये जो लाइन है वो स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और हमें इसके अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में वेलोसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम दोनों पॉइंट्स पर डिस्टेंस और टाइम को निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे नाम देंगे T1 और पॉइंट बी पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि होगी T2। और ऐसे ही डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टाइम और डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आप देखिए, अगर हम T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो हमें A से बीच की टाइमिंग का पता चल जाएगा। और ऐसे ही अगर हम S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो हमें A से B के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। और अगर आपको इसमें अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसे ऐसे समझिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम ये जो डिस्टेंस है इससे ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालने के लिए हम यहाँ तक टाइम से यहाँ तक टाइम को माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारी स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पर S2 माइनस S1 और टाइम है हमारे पास T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड का नया फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है V इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसके बाद आप देखिए इस ग्राफ को। तो यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इस केस में जो वेलोसिटी वाली लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होती, यानी कि इस केस में ये वेलोसिटी कर्व होती है। लेकिन इन दोनों केस में वेलोसिटी को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये तो बात हुई डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। आगे हमें समझना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम दो पार्ट्स में समझेंगे, जो कि है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हम समझेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। तो पहले हम देखते हैं इस ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन में। तो इतना तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हमें तब देखने को मिलता है जब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म मोशन में कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं हो रही होती। क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी हमें देखने को मिल सकता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इससे हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं ये हम अब देख लेते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और हमें यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है। तो हम इस पॉइंट को A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे और टाइम एक्सिस पर इस पॉइंट को C और D मान लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की पूरी डिस्टेंस पता करनी है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है
तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया निकाल देते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो आप मान लो कि हमें वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया है 8 सेकंड। हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप देखिए, इस रेक्टेंगल में AC की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकंड जो कि वेलोसिटी है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू होगी CD की वैल्यू जो कि होगी 8 - 2 = 6 सेकेंड। तो हम यहाँ से सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू AC इंटू AB। तो 15 × 6 हो जाएगा 90 मीटर। यहाँ पर हम डिस्टेंस को सिंपली स्पीड के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वो ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और टाइम को हम t2 - t1 वाले फॉर्मूलेशन निकाल लेंगे। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस को एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले से निकाला, उसे हम सिंपली स्पीड वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं डिस्टेंस को स्पीड वाले फॉर्मूले से। तो हमें पता है कि यहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ से आ जाएगा 8 - 2 = 6 सेकेंड। तो जब हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 90 मीटर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और आपको वेलोसिटी और टाइम पता है तो आप उसे दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर हम चाहें तो इस ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो आप मान लो कि इस ग्राफ में दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें इस पॉइंट A से पॉइंट B की डिस्टेंस को निकालना है। तो इसके लिए हम पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर या लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इस डायग्राम को देखिए, अगर हम इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल दें तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होता और वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ABCD के एरिया से ही पूरा डिस्टेंस निकल आता, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से जो कार की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इसलिए डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें इस पूरे स्ट्रक्चर ABCDE का एरिया निकालना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ABCDE एक ट्रेपीजियम का फॉर्म ले रही है। तो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जिसे हम E नाम देंगे। तो AE का मैग्नीट्यूड बराबर होगा BC के। तो आप देखिए ABCDE में दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही हैं, जिसमें से एक है रेक्टेंगल AECD, एक है ट्रायंगल ABE। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को एक साथ निकालकर जोड़ दें तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCDE इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AECD, जो कि होगा AC इंटू CD प्लस 1/2 इंटू AE इंटू BE। तो चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें एक कार दी हुई है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस का पता करना है। कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है हर 5 सेकंड में। तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो हम इस पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर टाइम है 10 सेकंड, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट P से। यहाँ पर टाइम है 20 सेकंड। तो यहाँ हम पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन BC के पैरेलल में। तो इस AE की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी BC की। तो अब हम इनकी वैल्यूज को पहले लिख लेंगे। तो आप देखिए AB की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड और BC की वैल्यू है 10 सेकंड, और ये पार्ट है BE, इसकी वैल्यू है 40 - 20 = 20 मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ पर इनकी यूनिट्स को इग्नोर करना है। तो अब हम इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ABCDE इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो AC इंटू CD प्लस 1/2 इंटू BE इंटू AE, जिनकी वैल्यूज है 20 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू 10। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आएगा ABCDE का 300 मीटर।
और ये जो एरिया है वही डिस्टेंस होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ्स के थ्रू मोशन की इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, जिसमें पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसे कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे कि इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसे कि इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। तो आपको इन तीनों इक्वेशंस को और उनके नेम्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली इनके नाम से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ्स के थ्रू प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, या मोशन की इक्वेशन नंबर 1 को। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें एक स्लोप भी दिया है जो कि है AB। और आपको ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो अब हम मोशन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट B है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और उस पॉइंट को C नाम देंगे। और ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर इस ग्राफ की इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहीं से वेलोसिटी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी u। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से जोड़ देंगे, और इस पॉइंट को नाम देंगे D। और इस पॉइंट से हम इधर की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम नाम देंगे E। तो आप देखिए कि हमारी जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो सबसे ज़्यादा या फाइनल वेलोसिटी इसी पॉइंट E पर होगी, जिसे हम V कहते हैं। तो अब आप देखिए इस ग्राफ में ये जो BE है वो इक्वल है AD के, और ये जो AE है वो बराबर है BD के। तो हमें इस ग्राफ में एक स्लोप दिया हुआ है जो कि है AB, और जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है स्लोप इक्वल्स टू राइज अपॉन रन। तो आप देखिए इसमें जो स्लोप राइज हो रहा है वो हो रहा है BD पार्ट के बीच में, और स्लोप रन हो रहा है वो हो रहा है इस AD के पार्ट में। तो हम स्लोप इक्वल्स टू राइज अपॉन रन की जगह पर उनकी वैल्यूज को रख देंगे। तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा BD अपॉन AD। तो अब आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें BD की वैल्यू है BC माइनस CD, यानी कि अगर हम BC वाले पार्ट में से CD वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें BD वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC माइनस CD अपॉन AD। तो अब आप देखिए इस ग्राफ में जो AB है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, BC फाइनल वेलोसिटी B को रिप्रेजेंट कर रही है, और CD रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी को, और वहीं पर ये जो AD है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से ये T इधर आ जाएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा V माइनस U इक्वल्स टू AT, और फिर ये माइनस का U जब इधर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा ये रिलेशन हो जाएगा V इक्वल्स टू U प्लस AT, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। इसके बाद हमें देखना है मोशन की दूसरी इक्वेशन को, जो कि है इक्वेशन ऑफ पॉजिटिव टाइम रिलेशन। तो इस इक्वेशन में हमें पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, और वो तब निकलेगा जब हमें स्लोप के अंदर का एरिया पता होगा। तो स्लोप के अंदर जो एरिया होता है वही डिस्टेंस होगा इस मोशन का, क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो इस इक्वेशन को भी हम उसी ग्राफ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये इक्वेशन प्रूव करने को पूछा जाए तो आप इसे शुरू से एक्सप्लेन करिएगा। तो अब आप नजर डालिए इस ग्राफ पर, हमें इसमें ये जो स्ट्रक्चर बन रही है OABC, इसका एरिया निकालना है। तो आप देखिए OABC के अंदर दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। इसमें एक है रेक्टेंगल AOCD और एक है ट्रायंगल ABD। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ OABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OC इंटू OA, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस हाफ इंटू AD इंटू BD। तो यहाँ पर आप देखिए हमने पिछली इक्वेशन में भी BD की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि है BC माइनस CD। तो यहाँ पर हम BD की जगह पर BC माइनस CD लिख सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो S इक्वल्स टू हो जाएगा, S यहाँ पर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल्स टू U इंटू T प्लस, तो यहाँ पर OC है टाइम और OA है इनिशियल वेलोसिटी U। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू V माइनस U। तो यहाँ पर ट्रायंगल की जगह पर ये वैल्यूज इसीलिए आई
क्योंकि OC और OD की वैल्यूज इक्वल हैं और BC है फाइनल वेलोसिटी V और CD है इनिशियल वेलोसिटी U। तो हम यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है V, इसकी जगह पर U प्लस AT लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूफ किया है V इक्वल्स टू होती है U प्लस AT। तो हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2T इंटू UAT माइनस U। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जिसे पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसके बाद हमें समझना है मोशन की तीसरी इक्वेशन को, जिसे कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। तो इसमें भी हमें स्लोप के अंदर एरिया को फाइंड करना है। तो आप देखिए इस ग्राफ को, इसमें भी हमें OABC का एरिया ही निकालना है और स्लोप के अंदर का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस OABC का एरिया दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप देखिए OABC एक ट्रेपेजियम की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पर पैरेलल साइड है OA और BC, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC, जो कि हो जाएगा S इक्वल्स टू 1/2 इंटू U प्लस U इंटू T। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V की वैल्यू जो कि होती है U प्लस AT, उससे T की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। उसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब हम T की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1/2 इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, जो कि होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस पर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है NCERT न्यूमेरिकल नंबर 7.5। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होकर 5 मिनट्स में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती है, और इस क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है, पहली है एक्सेलरेशन और दूसरी है डिस्टेंस जो कि ट्रेन ने ट्रेवल किया है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। तो पहले तो हमें जो जो गिवन है उसे लिख लेंगे। तो हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें दिया है 5 मिनट्स, जिसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 300 सेकंड। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन को। तो ये हम फाइंड करेंगे मोशन की पहली इक्वेशन से, जो कि है V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ से A इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। तो जब हम इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हम मोशन की सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे बुक में इसे थर्ड इक्वेशन से निकाला गया है, हम इसे सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U है यहाँ पर 0 और टाइम है 300 सेकेंड। तो S इक्वल्स टू हो जाएगा 0 इंटू 300 प्लस 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 3000 मीटर, जिसे जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेन है इसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके बाद हमें देखना है एक और न्यूमेरिकल को, जो कि है NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 7.6। तो इस क्वेश्चन में एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक 5 सेकेंड्स में। तो हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का वर्ड फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है U इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, जिसे जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसे भी जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। तो जब हम इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को हम मोशन की सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ मोशन की तीसरी इक्वेशन से डिस्टेंस को निकालेंगे, तो मोशन की तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से s इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 37.5 मीटर। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सर्कुलर पाथ पर और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है सर्कल के सरकमफेरेंस में, तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस या स्पीड कैसे निकालते हैं। तो आप मान लो ये है एक सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और वो यहीं पर वापस आ जाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो जब ये चक्कर पूरा हो जाता है तब जो है कोई ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, यानी कि सर्कल का एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर होती है 2πr। और अगर आपको पाई की वैल्यू पता नहीं है तो वो भी आप याद रखें, जो कि होती है 22/7 या 3.14। तो 2πr ये तो था सर्कल की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद हमें देखना है सर्कल के अंदर स्पीड का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम सिंपली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।